नमस्कार दोस्तों, मास्टर टेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। ये इतिहास का चैप्टर 5 है, मैसूर राज्य। तालिकोटा युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर, अर्थात इस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया और उसको छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ उनमें से प्रमुख जो था मैसूर था। मैसूर पर वाडियर, जो कि एक हिंदू शासक था और 18वीं सदी के मध्य में इस वंश के अंतिम शासक चिल्का कृष्णराज द्वितीय के समय मैसूर राज्य की वास्तविक सत्ता नंदराज और देवराज नामक दो मंत्रियों के हाथों में आ गई थी। इसी समय हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती हुआ और अपनी योग्यता के बल पर 1760 ईस्वी में मैसूर का शासक बन बैठा। ये विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था और जब ये टूटा तब इसमें बहुत सारे राजवंश ने अपना अपना स्थापित किया। दक्कन में मैसूर राज्य के दो प्रतिस्पर्धी थे। पहला मराठे, जो मैसूर पर आक्रमण कर लूटपाट करते थे, और दूसरा हैदराबाद के निजाम। मराठे और निजाम अवसरवादी थे और जब अंग्रेज और मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ तो इन दोनों ने कभी भी अंग्रेज का साथ दिया तो कभी मैसूर का साथ दिया। प्रथम अंग्रेज और मैसूर युद्ध। यह युद्ध वास्तव में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कुल 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, बाकी 3 युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। प्रथम युद्ध में मैसूर के शासक की जीत हुई और बाकी तीनों में अंग्रेजों की जीत हुई थी। दक्कन की भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम अंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंट के मध्य लड़ा गया। निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और 1729 में दोनों के मध्य एक मद्रास की संधि हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। एक्चुअली अंग्रेज जो थे उस टाइम में, ये क्या करते, जैसे युद्ध हार जाता था तो ये क्या करता था, संधि बना लेता था, संधि कर लेता था। लेकिन अगर युद्ध जीतता था तो कोई संधि उन्धि नहीं करता, उस राजा को अपने में बंदी बना लेते थे, फिर उसको राज्य को हड़प भी लेते थे। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक चला, इस युद्ध में मराठों और निजाम ने हैदर अली का साथ दिया। निर्णायक युद्ध हुआ 1781 में, यह जब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध जनरल आयरकुट को भेजा। वारेन हेस्टिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। भारत का ये पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, के तहत हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया। अर्थात बंगाल के प्रेसिडेंट के साथ साथ मद्रास और मुंबई के भी प्रेसिडेंट का गवर्नर इसको बनाया। किसको? वारेन हेस्टिंग को। जनरल आयरकुट के पोर्टनोवा के युद्ध में, जो कि 1781 में हैदर अली को परास्त किया। इसी युद्ध में घायल हो जाने के कारण हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हैदर अली के बाद उसके पुत्र टीपू ने 1784 तक अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। अंततः दोनों पक्ष में मंगलोर की संधि, जो कि 1784 में हो गए, और दोनों पक्ष ने फिर से जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। अब आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने इतिहास में अगर हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हमको जानने को मिलेंगे, देखने को भी मिलते हैं आजकल। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद, जो कि 1782 ईस्वी में, हैदर अली क्या था? निरक्षर था। शिक्षा प्राप्ति के लिए इसने खांडेराव नामक ब्राह्मण नियुक्त किया था। हो जाने के पश्चात टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू एक पढ़ा लिखा और योग्य शासक था और इसने लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ का तो ज्ञान था। इसके अलावा भी 1784 ईस्वी में
और 1790 तक कोई युद्ध नहीं हुआ। इसी बीच ये शांति बनाए रखा टीपू के शासन में। इसी बीच 1784 के पीटर इंडिया एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जो कि 1786 में बना और 1793 तक रहा। इसी बीच टीपू एक शक्तिशाली शासक के रूप में दक्षिण भारत में उभर चुका था। हैदर अली ने कोई शाही उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन टीपू ने 1787 में खुलेआम बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए और वर्षों एवं महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई मिलती है। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के पश्चात पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू नई नीति से चलने वाले अशांत आत्मा है, थॉमस मुनरो का ये कहना था। इम्पोर्टेंट ये है लाइनें हैं, ठीक है ना। और जो रेड कलर में आप लोग को दिख रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से इसको रीड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF या स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो मैसेज जरूर करिए, मैं आप लोग को सारे चीज़ का नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। बने रहिए मास्टर ट्रिक्स के साथ। टीपू सुल्तान ने 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श थे। माहे केरल की फ्रांसीसी बस्ती मैसूर राज्य के अंतर्गत आते थे। फ्रांसीसी सैनिकों के प्रस्ताव पर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब, फ्रांस में क्रांतिकारी के दौरान आदर्श के प्रसारण हेतु निर्माण किया गया सैनिक संगठन की स्थापना की और सदस्यता ग्रहण की। टीपू ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज और मैसूर के मित्र के प्रतीक के रूप में स्वतंत्र का वृक्ष लगवाए। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाने लगे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मुझे यदि स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगवाया था और टीपू अपने आप को क्या कहलाता था। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी राज्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रांस, अरब, काबुल, मायरस में अपने दूतमंडल भेजे। नेक्स्ट, टीपू धर्मनिरपेक्ष दृष्टि वाला शासक था। उसने अपने दरबार में हिंदुओं को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और हिंदू मंदिरों की पूजा में भी कभी हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके सीधे रैयतों, किसानों से संपर्क स्थापित किया और पोलीगारों, दक्षिण भारत के जमींदार के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधादित्य कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरा युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें 1790 से लेकर के 92 तक। कारण कॉर्नवालिस ने यह आरोप लगाया कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर लिया। मराठों और निजामों को अपने साथ मिलाकर कॉर्नवालिस 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए मजबूर कर दिया। इसी संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को उनके सहयोगियों मराठों निजामों को देना पड़ा और युद्ध हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। संधि की यह भी शर्त थी कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया चुका नहीं देगा तब तक टीपू के दोनों पुत्र अंग्रेजों के संरक्षण में बंदी बनकर रहेंगे। इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना हमने शत्रु को कुचल दिया या पंगु बना दिया, ये कॉर्नवालिस का कहना था। अब आते हैं चौथा युद्ध और अंतिम मैसूर युद्ध। चौथा और अंतिम मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। 1798 में लॉर्ड बेलेजोली भारत का गवर्नर जनरल बना और उसने 1805 तक शासन किया। बेलेजोली घोर साम्राज्यवादी था। अपनी इसी नीति की पूर्ति हेतु और अधिक से अधिक भारतीय देशी राज्यों के विलय हेतु उसने सहायक संधि के अनुसार सहायक संधि का प्रस्ताव इसी संधि के अनुसार उन्होंने लाया था। अंग्रेजों ने अपने देशी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए देशी राज्यों में अपनी सेनाएं रखी
सेना के खर्चे की जिम्मेवारी देशी राज्यों पर थी। राज्यों की आंतरिक और विदेशी नीति पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। यानी कि सीधे सीधे अगर देखा जाए तो या समझा जाए तो सेना रखना देशी राज्यों की जिम्मेवारी में था, उसको पेंशन देना देशी राज्यों की जिम्मेवारी में था, लेकिन सेना किनके रहेंगे? वो अंग्रेजों के रहेंगे, और उनका वेतन देना, उनकी भरण पोषण करना, उसका लालन पालन करना सब कितना राज्यों का होता था या राजाओं का होता था। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू के पास भेजा। टीपू ने इनकार कर दिया। वेलेजली ने आक्रमण कर दिया। टीपू लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम किले के द्वार पर मारा गया। टीपू के परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकतर भागों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। शेष भाग पर वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक को राजा बनाकर उसे अपने संरक्षण में ले लिया, अर्थात उस पर भी सहायक संधि जोर जबरदस्ती थोप दी गई थी। ये था मैसूर का पूर्ण रूप से पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध का जो मुख्य पॉइंट है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा मैसूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ ये मैसूर राज्य समाप्त होता है। आगे कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ।